तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑर्डर को डिटरमाइन किया जाएगा, रेट ला कैसे निकालेंगे और रेट कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ला एंड रेट कांस्टेंट, ये सीखेंगे। देखो कैसे कोई केमिकल रिएक्शन है तो किसी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर हम कैसे निकालें, ऑर्डर कैसे निकालें। ऑर्डर अगर पता लग जाए तो रेट कांस्टेंट आप निकाल सकते हो और उसके बाद रेट कांस्टेंट भी आप निकाल सकते हो। तो इसके मेथड हम सीखेंगे। देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर फाइंडिंग आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ला एंड रेट कांस्टेंट, एंड दीज मेथड्स आर, जैसे फर्स्ट है आपका ग्राफिकल मेथड। मेथड हैं अलग अलग कैसे किसी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट करें। दूसरा है जैसे इनिशियल रेट मेथड, इनिशियल रेट मेथड। तीसरा है जैसे इंटीग्रेटेड रेट ला मेथड, इंटीग्रेटेड रेट ला मेथड। नेक्स्ट है जैसे हाफ लाइफ मेथड। और लास्ट है जैसे इसमें ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। दीज आर द मेथड्स जिसके थ्रू हम किसी रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमाइन करेंगे और रेट ला फिर हम निकालेंगे या रेट कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला फर्स्ट है आपका ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड। देखो ये जो मेथड है ना, बोर्ड एग्जाम में इसे कोई क्वेश्चन नहीं आता, बस समझो एक बार कैसे इसमें बताया गया है। देखो ग्राफिकल मेथड में हम क्या करें जी, ऑर्डर कैसे निकाल लें। रिएक्शन का आपको क्या निकालना है, जैसे ऑर्डर निकालना है और ऑर्डर अगर निकल गया तो रेट ला बड़ी आसानी से आप लिख सकते हो। देखो कोई भी जनरल रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन जैसे मैंने लिख दिया कि भाई ये ए कोई रिएक्टेंट है और ये बदल जाता है प्रोडक्ट में और इसका NEST सिमेट्री कोफिशिएंट है किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए, जैसे मैंने लिख दिया। अब रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते कैसे हैं या रेट ला कैसे लिखते हैं हम लिखते हैं रेट इज इक्वल टू के, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की उसके रिस्पेक्ट में यहाँ हम ऑर्डर लिखते हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा, ये nth ऑर्डर में लिख सकता हूँ। अल्फा की जगह में यहाँ पे n लिख देता हूँ। n क्या है, रिएक्शन का ऑर्डर है। जरूरी नहीं है कि ये n और ये n इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब ग्राफिकल मेथड से आपको कैसा पता लगेगा कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है। ऑर्डर तो रिएक्शन का जीरो भी हो सकता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। देखो हम क्या करेंगे इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए बेटा कि भी रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर की है, तो हम क्या करते हैं ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफिकली मेथड है ना, तो ग्राफ प्लॉट से ही हम सीखेंगे कैसे करेंगे भाई। देखो स्टेप्स क्या करना है आपको। स्टेप्स में जैसे फर्स्ट स्टेप है एक्सपेरिमेंटली किसी भी रिएक्शन में डिफरेंट टाइम के ऊपर, एक्सपेरिमेंटली क्या करेंगे, डिफरेंट टाइम के ऊपर वी फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि जैसे ये कह रहा हूँ मेरी रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बनाया, मैं कह रहा हूँ कि भाई T1 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन C1 है, ये कंसंट्रेशन है और ये टाइम है।
रिएक्टेंट की T1 टाइम पे C1 कंसंट्रेशन है, T2 टाइम पे C2 कंसंट्रेशन है, T3 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन जैसे C3 हो जाती है। तो क्या किया जाए कि डिफरेंट टाइम्स पे रिएक्टेंट डिफरेंट टाइम्स पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंटली देखी जाएगी, और फिर क्या किया जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट हम निकालते हैं। आपको बताया भी था जब लेक्चर ये यूनिट स्टार्ट हुई थी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में हम स्लोप से फिर ऑर्डर निकाल सकते हैं, या स्लोप से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे, सॉरी। तो इसमें क्या करेंगे, फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। कैसे कि अगर देखो रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं कैसे लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू के, ए रिएक्टेंट है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो है। तो अब अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए किस किस के बीच में, रेट के बीच में और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो आप देखोगे यहाँ पे, आप देखो एक बार, तो क्या बेटा जो रेट है, रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, जीरो। तो रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब ये रिएक्शन किस तरह, इस तरह का ग्राफ अगर आए तो ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है। दूसरा देखो एक बार, अगर रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाया जाए या ग्राफ प्लॉट किया जाए, रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो इसके लिए मैं लिखूंगा रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1। और आप देखोगे बेटा, अगर रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए और अगर ग्राफ लीनियर आता है, ग्राफ कैसा आता है, लीनियर आता है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन किस तरह की है, ये रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएगी। तीसरा देखो भाई, अगर रिएक्शन, ये तो आपकी फर्स्ट ऑर्डर की अगर रिएक्शन हो जाए तो ऐसा है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही। आगे हम देखें, अगर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है, अगर रिएक्शन किस ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, तो हम कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के, ये ए रिएक्टेंट है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर कैसा है, ऑर्डर 2 है। तो अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए किस किस के बीच में, रेट और कंसंट्रेशन, इसकी पावर में कितनी लिखूंगा, 2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो आप देखोगे कि लीनियर ग्राफ होगा इस तरह से, रेट और ए की पावर यहाँ कितनी है, 0, कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ कंसंट्रेशन और रेट के बीच में ग्राफ तो लीनियर ग्राफ आएगा, जो ओरिजिन से शुरू होता है। रेट और ए की पावर 2 लिखे मैंने यहाँ पे, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो लीनियर ग्राफ आए जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो इन ग्राफ से ही हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन आपकी किस ऑर्डर की है, रिएक्शन आपकी जीरो ऑर्डर की है, रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर की है, रिएक्शन आपकी सेकंड ऑर्डर की है। बट अभी दोबारा फिर बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता, बस ये बता रहा हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाल के ये बता सकते हैं कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है कि फर्स्ट ऑर्डर की है कि सेकंड ऑर्डर की है। आगे चलते हैं, जो इससे नेक्स्ट मेथड है वो है इनिशियल रेट मेथड। उसमें से बोर्ड में न्यूमेरिकल्स आते हैं या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे देखें सीखेंगे हम। जैसे सेकंड मेथड है इसमें, इनिशियल रेट मेथड, इनिशियल रेट मेथड। देखो जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है कि स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने से पहले जो इससे पहले वाला मेथड था मैंने बताया, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड तभी यूज होता है अगर एक ही रिएक्टेंट है, जैसे मैंने लिखा था रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया। अगर रिएक्टेंट एक ही है तो जो पहले वाला मेथड आपको बताया है ग्राफिकल मेथड, वो यूज़ करेंगे। इनिशियल रेट मेथड हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा है, दोबारा सुनो, एक से ज़्यादा अगर रिएक्टेंट है तो हम इनिशियल रेट मेथड यूज़ कर सकते हैं, और अगर एक ही रिएक्टेंट है तो ग्राफिकल मेथड आप
यूज़ कर सकते हो। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज मोर देन वन रिएक्टेंट। किसी रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हों, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ए रिएक्टेंट है भाई, बी रिएक्टेंट है, सी रिएक्टेंट है, और ये जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे 3 रिएक्टेंट दिखा दिए, मतलब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं, तो हम इनिशियल रेट मेथड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसका कोफिशिएंट मैंने दिखा दिया, N1 दिखा दिया, इसका N2 दिखा दिया और इसका N3 दिखा दिया। तो इस मेथड में हमें करना क्या है कि जैसे इसमें ये 3 रिएक्टेंट है ए, बी एंड सी, तो हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है बेटा, ए, बी और सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया तो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, मैं ये कहूँगा कि ये जो ए रिएक्टेंट है ना, मैं क्या करूँगा, ए रिएक्टेंट की डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पे, ध्यान से समझना, डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, शुरू की अमाउंट अलग अलग ले ली, एंड फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। मैं क्या करूंगा कि जो ए रिएक्टेंट है इसकी अलग अलग कंसंट्रेशन पे ध्यान रखना, इनिशियल कंसंट्रेशन। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि ए रिएक्टेंट है, इसकी एक बार तो इनिशियल कंसंट्रेशन जैसे मैंने कह दी कि A01 है, एक बार इसकी मैंने कंसंट्रेशन कह दी कि A02 है। मतलब मान लिया कि सपोज एक बार तो कह दी कि 1 मोलर है, एक बार मैंने कह दी कि ये 3 मोलर है, यानी कि इसकी A0 कंसंट्रेशन 1 मोलर लेके इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, फिर एक बार A02 लेके इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाला। और उस दौरान आपको क्या करना है कि जब ए की कंसंट्रेशन अलग अलग लेके, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है स्टार्टिंग की अमाउंट की, और रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे, बट उस दौरान हम बी और सी को क्या रखेंगे, बी और सी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी रिमेन्स कांस्टेंट। इनकी कंसंट्रेशन आपको चेंज नहीं करनी है, इनकी कंसंट्रेशन आपको चेंज नहीं करनी है। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए आ जाएगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। यही ऑर्डर, यही बात आगे भी हमें फॉलो करनी है। अब हम क्या करेंगे, जैसे बी की डिफरेंट कंसंट्रेशन, जैसे कि बी की कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन B1 इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो यहाँ से हम रेट निकाल देंगे। यहाँ हमें क्या कांस्टेंट रखना है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड सी रिमेन कांस्टेंट। ए और सी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखनी है। फिर हम क्या करेंगे कि सी की अलग अलग कंसंट्रेशन पे, जैसे C01, C02, मतलब 2 अलग अलग कंसंट्रेशन पे रेट निकाल देंगे। तो उस दौरान आपको क्या कांस्टेंट रखना है, कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी इज कांस्टेंट। कंसंट्रेशन बी और सी की आपको क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है। तो यहाँ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी आ जाएगा, यहाँ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। यानी कि बेटा दोबारा सुन लो कंक्लूजन, ए रिएक्टेंट की अलग अलग डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पे रेट निकालना है, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है कि बी की अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। ए और सी कांस्टेंट रखोगे कंसंट्रेशन में, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि सी की डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे, बी और सी को कांस्टेंट रख के, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी आ जाएगा। यानी कि जैसे ये 3 रिएक्टेंट हैं, हर एक के रिस्पेक्ट में आपने ऑर्डर निकाल लिया, फिर तो हम रेट ला नहीं लिख सकते हैं बेटा। रेट ला कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट है, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर अल्फा है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर जैसे बीटा हो गया, और सी के रिस्पेक्ट में जैसे ऑर्डर हो गया गामा। तो फिर इन दोनों को, तीनों को जोड़ दो आप, तो आप ओवरऑल क्या कर सकते हो, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप निकाल सकते हो। बहुत आसान है। तो इससे रिलेटेड बेटा अब हम ना न्यूमेरिकल देखेंगे, ताकि आप इजीली इसको समझ पाओ। न्यूमेरिकल देखेंगे इससे रिलेटेड। इनिशियल रेट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए,
इसके न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली। तो आप देखोगे क्वेश्चन है जैसे द फॉलोइंग रेट डाटा जैसे एक रिएक्शन है कोई 2A प्लस बी और ये बनाता है C प्लस डी, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है बेटा। तो इसमें बोल दिया गया कि जैसे एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट यहाँ लिख देता हूँ, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जैसे कि किसी रिएक्शन में ना 4 एक्सपेरिमेंट हुए और यहाँ ए की कंसंट्रेशन में लिख देता हूँ और यहाँ बी की कंसंट्रेशन में लिख देता हूँ और मैं यहाँ इनिशियल रेट लिख देता हूँ, इनिशियल रेट देखो जैसे इसकी कंसंट्रेशन, इसकी जैसे कंसंट्रेशन शुरू में लिखी 0.1 मोलर और इसकी मैंने कंसंट्रेशन जैसे बी की रखी है जैसे यहाँ पे 0.1 मोलर और जैसे इसका इनिशियल रेट है 6 × 10⁻³ फिर जैसे इसकी कंसंट्रेशन रखी गई, ये पहले एक्सपेरिमेंट की बात है। फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखो कि इसकी कंसंट्रेशन 0.3 मोलर रख दी गई और इसकी कंसंट्रेशन 0.2 मोलर रख दी गई और इसका रेट है 7.2 × 10⁻²। फिर तीसरे एक्सपेरिमेंट में देखो इसकी कंसंट्रेशन 0.3 मोलर है, इसकी कंसंट्रेशन 0.4 मोलर है ये और इसका रेट जो है 2.88 × 10⁻⁻1 है। चौथे एक्सपेरिमेंट में आप देखोगे इसकी कंसंट्रेशन 0.4 मोलर है, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है और इसका जो रेट है 2.4 × 10⁻²। ये डाटा आपको गिवन है। अब आपको क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ रेट लॉ, करना क्या है आपको, एक तो रेट लॉ बताना है। रेट लॉ तो हम तब बताएंगे ना बेटा जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम निकाल लेंगे। और ये कह रहा है कि व्हाट इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके बाद कह रहे हैं कि आल्सो कैलकुलेट रेट कांस्टेंट भी आपको इसमें निकालना है। तो इसमें हम देखेंगे बेटा, एक बार इस डाटा को ध्यान से देखो आप। जैसे 4 एक्सपेरिमेंट है, इसमें ए और बी की मैंने क्या कहा था कि इसमें हमें करना क्या है कि एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रख के दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है। जैसे आप देखोगे कि एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और फोर्थ में देखो ध्यान से एक बार, यहाँ कंसंट्रेशन ए की चेंज हो रही है ना, 0.1 मोलर है, ये 0.4 मोलर है, 4 टाइम्स हो जाती है। और यहाँ पे बी की कंसंट्रेशन आप देखोगे कि पहले और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में 0.1 मोलर है, इसकी भी 0.1 मोलर। यानी कि फर्स्ट और फोर्थ एक्सपेरिमेंट को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी कंसंट्रेशन 4 टाइम्स हो जाती है, इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। तो बेटा किसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर आएगा यहाँ पे बताना सोच के, इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो ऑर्डर आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ए यहाँ से, क्योंकि इनकी रेट ऑफ रिएक्शन भी दे रखे हैं। फिर हम क्या करेंगे, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया, फिर अगले एक्सपेरिमेंट देख लो जहाँ एक की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो और दूसरे की बदल रखी हो। फिर दूसरा और तीसरा एक्सपेरिमेंट देखो, सेकंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट। सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में आप देख रहे हो कि ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है दोनों एक्सपेरिमेंट में और बी की कंसंट्रेशन यहाँ पे बदली जा रही है। तो ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ जाएगा और बी के रिस्पेक्ट में हम ऑर्डर निकाल के फिर ओवरऑल ऑर्डर बता सकते हैं और वहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हैं। यानी कि एक्सपेरिमेंट आप देखोगे कि एक्सपेरिमेंट जो आपने देखे हैं, नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ बेटा। की
इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो ऑर्डर आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ए यहाँ से, क्योंकि इनकी रेट ऑफ रिएक्शन भी दे रखे हैं। फिर हम क्या करेंगे, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया, फिर अगले एक्सपेरिमेंट देख लो जहाँ एक की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो और दूसरे की बदल रखी हो। फिर दूसरा और तीसरा एक्सपेरिमेंट देखो, सेकंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट। सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में आप देख रहे हो कि ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है दोनों एक्सपेरिमेंट में, और बी की कंसंट्रेशन यहाँ पे बदली जा रही है। तो ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ जाएगा, और बी के रिस्पेक्ट में हम ऑर्डर निकाल के फिर ओवरऑल ऑर्डर बता सकते हैं और वहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हैं। यानी कि एक्सपेरिमेंट आप देखोगे कि एक्सपेरिमेंट जो आपने देखे हैं, नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ बेटा, एक बार दोबारा लिख देता हूँ मैं डाटा ताकि आप समझ पाओ। एक्सपेरिमेंट यहाँ पूरे पे सोल्व हो जाएगा, ये हमारा न्यूमेरिकल फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ए की कंसंट्रेशन है, बी की कंसंट्रेशन है, और ये इनिशियल रेट है। ये लास्ट पेज वाला दोबारा लिख रहा हूँ बेटा। ए की कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इसकी है 0.1, 0.3 और ये है 0.2, थर्ड एक्सपेरिमेंट में 0.3, 0.4, फोर्थ एक्सपेरिमेंट में 0.4, 0.1 और इनिशियल रेट यहाँ पे है जैसे 6 × 10⁻³ इसमें है इनिशियल रेट 7.2 × 10⁻²। तो और यहाँ है जैसे कि 2.88 × 10⁻⁻1 और यहाँ है जैसे 2.4 × 10⁻²। अब जैसे रिएक्शन ये लिखी थी आपको कि 2A + B और ये प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर मैं इस रिएक्शन का रेट ला लिख दूँ बेटा, ऐसे न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस रिएक्शन का रेट ला लिखूँ तो मैं लिखूँगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो जाएगा अल्फ़ा और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो जाएगा बीटा। तो ये अल्फ़ा और बीटा आपको निकालने हैं ऑर्डर। अब आप देखोगे कि जैसे मैं इनका आप कंपेयर करो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और फोर को। जैसे फर्स्ट रिएक्शन के लिए मैं लिख रहा हूँ कि रेट इज इक्वल टू के और ए के रिस्पेक्ट में यहाँ ऑर्डर अल्फ़ा और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बीटा, ऐसे मैं लिखूँगा। तो जैसे मैं अगर कहूँ कि एक्सपेरिमेंट हमने किया कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया हमने, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इसमें किया और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में रेट कितना है बेटा, देखो यहाँ पे रेट कितना है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 6 है। तो मैं लिखूँगा 6 × 10⁻³ देखो ये रेट, और रेट कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। ये किसके इक्वल है, ए के रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि ए की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 0.1 मोलर दे रखी है, और इसके रिस्पेक्ट में जैसे मैंने ऑर्डर कह दिया कि अल्फ़ा है, और बी की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, ये भी इतनी ही दे रखी है, और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है जैसे कि बीटा ऑर्डर हो गया। ऐसे ही हम सभी एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। जैसे कि फिर एक्सपेरिमेंट सेकंड आप देखो, ये तो एक बार लिख दिया ना, अब बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो एक्सपेरिमेंट सेकंड आप देखो, एक्सपेरिमेंट सेकंड में हम क्या लिखेंगे, ये तो होगा जी रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं लिखूँगा रेट इज कितना है 7.2 × 10⁻²। देखो रेट ला हम ऐसे लिखते हैं, ये रेट हो गया और ये आपका है रेट कांस्टेंट। अच्छा रेट कांस्टेंट नहीं लिखा है मैंने, यहाँ रेट कांस्टेंट भी लिख देना 0.1 से पहले। फिर है जी रेट कांस्टेंट और ए के रिस्पेक्ट में यहाँ कंसंट्रेशन है 0.3, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर अल्फ़ा, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कंसंट्रेशन है 0.2 और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर है बीटा। फिर जैसे एक्सपेरिमेंट थर्ड है, एक्सपेरिमेंट थर्ड में आप देखना रेट ऑफ रिएक्शन कितना है 2.88 × 10⁻⁻1 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और इसके रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन 0.3 है और यहाँ 0.4 है, इसकी पावर अल्फ़ा, इसकी पावर बीटा। चारों का दोबारा से लिख रहे हैं। एक्सपेरिमेंट 4 में आप देखना कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना है 2.4 × 10⁻² इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, इसकी कंसंट्रेशन है 0.4 और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर अल्फ़ा, इसके कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर बीटा। ये जैसे 4 एक्सपेरिमेंट यहाँ लिख रखे हैं, चारों की वैल्यूज़ मैंने लिख दी, 4 एक्सपेरिमेंट की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब मैं कंपेयर करूँगा बेटा,
मैं कह रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट फर्स्ट को और एक्सपेरिमेंट फोर्थ को कंपेयर करो। कंपेयरिंग एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ, पहले और चौथे एक्सपेरिमेंट को आप कंपेयर करो, तो उसमें देखना आपका क्या आता है कि ये तो होगा जी आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और ये आपका फोर्थ एक्सपेरिमेंट है। तो मैं कंपेयर कर दूं इसको और इसको कंपेयर कर रहा हूँ, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, ये है। यानी कि मैं लिखूँगा इसमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट फर्स्ट का रेट लिखूँगा और फिर मैं लिखूँगा एक्सपेरिमेंट फोर्थ का भाई। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा यहाँ पे लिख देता हूँ 6, ये हो गया फर्स्ट का रेट 6 इंटू 10 की पावर -3 और ये हो जाता है 2.4। अच्छा देखो 2.4 इंटू 10 की पावर -2, तो मैं इसको क्या करूँ कि इसको मैं ना 10 की पावर -3 बना लूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 24 इंटू 10 की पावर -3। डेसिमल मूव करवा दिया, यानी कि इसको यहाँ से रिमूव कर दिया मैंने डेसिमल को, 24 इंटू 10 की पावर -3 लिख दिया। किसके इक्वल है भाई, देखोगे आप ये कंसंट्रेशन है इसकी 0.1, अच्छा रेट कांस्टेंट, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर अल्फ़ा है, और ये है कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर बीटा है। अब देखो जी ये फोर्थ पे आ जाओ, रेट कांस्टेंट, इसकी कंसंट्रेशन 0.4 मोलर है, इसकी कंसंट्रेशन 0.4 है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर अल्फ़ा, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, इसकी ऑर्डर क्या है, बीटा है। तो आप देख रहे हो बेटा इसमें किसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इसमें बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 6/24 कितना आ गया बेटा, 1/4 आ गया, डैट इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बच गया 1/4, देखो डेसिमल रिमूव कर दिया, 1/4 इसकी पावर कितनी आ गई, अल्फ़ा। अब देखो अल्फ़ा की कितनी वैल्यू हो जाए, अल्फ़ा की कितनी वैल्यू हो जाए ताकि ये इसके इक्वल हो जाए। तो अल्फ़ा कितना होगा बेटा, यहाँ पे अल्फ़ा होगा 1, यानी कि पावर 1 रहेगी, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हमारा आ गया 1। ऐसे ही अब हम बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल लेंगे और फिर ओवरऑल ऑर्डर निकाल देंगे, फिर रेट कांस्टेंट भी हम वहाँ से निकाल लेंगे। अब कंपेयर करो भाई एक्सपेरिमेंट दूसरा और तीसरा, इनको कंपेयर करो एक बार। कंपेयर करना, किसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ए की, किसकी बदल रखी है, बी की, तो रेट भी तो चेंज हो रहा है ना। यानी कि एक्सपेरिमेंट सेकंड एंड थर्ड को आप कंपेयर करोगे, तो मैं देखो इसको और इसको कंपेयर करो, एक्सपेरिमेंट सेकंड और थर्ड को, तो आप इसमें लिखोगे ये तो हो गया जिसका रेट ऑफ रिएक्शन 7.2 इंटू 10 की पावर -2, और ये हो गया थर्ड का 2.88। अच्छा जी पावर सेम बना लो बेटा, ये 7.2 है, मैं डेसिमल मूव करा दूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 28 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ, डेसिमल मूव करवा दिया। किसके इक्वल, ये है जी रेट कांस्टेंट, इसकी कंसंट्रेशन 0.3 है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर अल्फ़ा है, इसकी कंसंट्रेशन 0.2 है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर बीटा है, बाय ये है जी, इसकी कंसंट्रेशन बेटा 0.3 है अल्फ़ा और इसकी कंसंट्रेशन 0.4 है। ये देखो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर तो हम निकाल भी चुके, तो यहाँ से आप देखो ये था आपके पास 7.2 और ये था 28.8, 28.8 है बेटा, तो इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा बेटा, 7 4 पे काट लो, 7 पे काट लो, तो 1/4 आ गया, डैट इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, ये कितना बच गया, डेसिमल यहाँ से रिमूव करो तो 2/4 आ गया, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितनी है, बीटा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा 1/4 इज इक्वल टू 1/2 और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर मेरे को निकालना है ये। तो आप देखोगे तो ये बेटा बीटा जो है ये पावर कितनी हो जाए ताकि ये 1/4 के इक्वल हो जाए, पावर अगर 1 होगी तो ये 1/2 होगा, और अगर पावर में 2 लिख दूँ तो ये 1 कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब जो बीटा है, बीटा की वैल्यू कितनी आई 2, तो बीटा की वैल्यू अगर 2 आ जाएगी तो 1/4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2।
यानी कि ऑर्डर हमारा आ गया विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आया है 1 आया है और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आया है 2 आ गया। तो ये जो 4 एक्सपेरिमेंट है ना, फर्स्ट को और फोर्थ को कंपेयर कर दिया, सेकंड को और थर्ड को कंपेयर कर लिया, मैंने यहाँ से ऑर्डर निकाल लिया किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में और बी के रिस्पेक्ट में। अब मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, अब मैं रेट लॉ लिख सकता हूँ। रेट लॉ कैसे लिखूंगा मैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 2। ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा बेटा, ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का हो जाता है 1 + 2, क्योंकि पावर जोड़ते हैं कि इसके इक्वल है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हमारी ये हो जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। देखो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए जो आपको ये डाटा बताया है, एक बार इसको दोबारा हम देखेंगे। देखो ये है आपका रेट लॉ, मेरे को यहाँ से रेट कांस्टेंट निकालना है के, तो मैं क्या लिखूंगा, के इज इक्वल टू रेट ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2। तो इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर दूंगा, इसकी पुट कर दूंगा रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे देखो ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट मैंने उठा लिया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में रेट कितना है 6 × 10⁻³ ए की कंसंट्रेशन कितनी है, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो फर्स्ट की वैल्यू है ताकि आप समझ पाओ, 6 × 10⁻³ और ए की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.1 मोलर और बी की कंसंट्रेशन बेटा कितनी दे रखी है, ये भी 0.1 मोलर। तो ये यहाँ पे इन वैल्यू पुट करके रेट कांस्टेंट निकाल लो। तो रेट कितना दे रखा है इसमें, देखो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट की बात चल रही है, रेट कितना दे रखा है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है 6 × 10⁻³ और ए की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 है, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 था और बी की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 2 है। तो रेट कांस्टेंट नहीं निकाल देंगे, 6 × 10⁻³ और इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻1 और ये हो गया 10⁻⁻2। इसको कैसे लिखोगे बेटा 0.01, 10⁻⁻2 हो गया। तो रेट कांस्टेंट कितना आ गया 6 आ गया। और देखो यूनिट क्या हो जाएंगी, इसकी के की यूनिट भी है ना, किस ऑर्डर की रिएक्शन है बेटा, ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। थर्ड ऑर्डर की जो रिएक्शन होगी उसकी यूनिट क्या होंगी, पर स्क्वायर मोल लीटर स्क्वायर मिनट इनवर्स, क्योंकि टाइम इसमें ना न्यूमेरिकल में मिनट्स में दे रखा है। तो यहाँ से मैंने रेट कांस्टेंट भी निकाल लिया, ओवरऑल ऑर्डर भी इसमें हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे ये न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत आसान है अगर ध्यान से समझोगे तो। अब हम तीसरा मेथड देखेंगे बेटा, थर्ड मेथड आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड में आपको क्या डिटरमाइन करना है, ऑर्डर डिटरमाइन करना है। तो इसमें 2 सब मेथड हम पढ़ेंगे, इसके 2 मेथड हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, दूसरा है इसमें ग्राफिकल मेथड। मैं बता रहा हूँ बेटा, न्यूमेरिकल आपके जो ये सेकंड वाला पार्ट बताया था जो कि इनिशियल रेट मेथड, इसमें से पूछे जाते हैं। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, देखो ये हम वैसे तो पढ़ के आए हैं पहले, फिर एक बार समझ लो इसमें कैसे हम ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि इसके 2 मेथड हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है और दूसरा इसमें है ग्राफिकल मेथड। कैसे इसमें करेंगे, देखो फर्स्ट जो मेथड है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या देखेंगे, देखो भाई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम पढ़ के आए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ी है जैसे जीरो ऑर्डर के लिए, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या बनी थी, K = 1/T, और ये इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की और ये कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T, ये है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हम पढ़ के आए थे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम पढ़ के आए थे रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303 बाय टाइम लॉगरिथम ऑफ log to the base 10 A0/A। ये स्टार्टिंग की इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T। अब देखो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं बेटा, क्योंकि रिएक्शन में तो एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे 1, 2 और 3 एक्सपेरिमेंट आपने किए, तो इसमें क्या करोगे भाई, रिएक्टेंट की हम कंसंट्रेशन देखेंगे, रिएक्टेंट की
कंसंट्रेशन देखेंगे, यहाँ भी कंसंट्रेशन, यहाँ भी कंसंट्रेशन देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी भी रिएक्शन में और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखेंगे और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देख के अलग अलग टाइम पे, फिर हम कितने टाइम पे कंसंट्रेशन देखी आपने, जैसे इस टाइम में या इस टाइम में, ये तो जीरो ऑर्डर के लिए है और ये फर्स्ट ऑर्डर में। तो हम क्या करेंगे जी, इन फार्मूले में पुट करके देखेंगे। जैसे इस फार्मूले में मैंने पुट कर दिया तो स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन है, टी टाइम पे इतनी कंसंट्रेशन होगी, फिर टी टाइम पे इतनी कंसंट्रेशन, मतलब अलग अलग टाइम पे कंसंट्रेशन आपकी वैल्यू पुट करके, तो ये के की वैल्यू निकाल के देखो। अगर जीरो ऑर्डर वाले फार्मूले में पुट करने के बाद, जैसे ये 3 एक्सपेरिमेंट किए भाई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो ए ना, क्योंकि ए नोट तो सेम रहेगी, जो ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट में ए की वैल्यू पुट करो अलग अलग टाइम पे। अगर यहाँ पे ऐसा करने से, मान लिया 3 एक्सपेरिमेंट करे और 3 एक्सपेरिमेंट करने से अगर के की वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है, अगर के की वैल्यू कांस्टेंट आ गई यानी कि सेम आ गई, तो इसका मतलब रिएक्शन किस ऑर्डर की हुई, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी। और अगर इस फार्मूले में पुट करके वैल्यू, तब के की वैल्यू सेम आ रही है, हो सकता है कि इसमें सेम ना आए। अगर आप देखोगे इसमें जो ए की वैल्यू पुट करके देखो अलग अलग एक्सपेरिमेंट की, अगर के की वैल्यू एक जैसे नहीं आ रही तो रिएक्शन फिर ये जीरो ऑर्डर की नहीं है। अगर के की वैल्यू सेम आती है ना हर एक्सपेरिमेंट में, तब ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके। और अगर इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके किसकी, टाइम और कंसंट्रेशन की, क्योंकि ये तो सेम रहेगी, टाइम और कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करके अलग अलग एक्सपेरिमेंट की, और अगर मान लिया आपने 2-3 एक्सपेरिमेंट किए, उसमें हर बार अगर वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मतलब रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर की बन जाएगी। तो ये तो है सब्स्टिट्यूशन। मतलब सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब, वैल्यू पुट करके, किसकी वैल्यू, कंसंट्रेशन की अलग अलग टाइम पे वैल्यू पुट करके के की वैल्यू निकाल के देख लो। जिस फार्मूले में पुट करके, जैसे जीरो ऑर्डर का फार्मूला, ये फर्स्ट ऑर्डर का, जिस फार्मूले में पुट करके वैल्यू के की कांस्टेंट आ रही है ना, तो इसका मतलब उसी ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। इसमें पुट करके अगर वैल्यू के की कांस्टेंट आ रही है तो ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, इसमें पुट करके वैल्यू कांस्टेंट आ रही है के की, तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की आपकी हो जाएगी। दूसरा मेथड है भाई इसमें ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करेंगे, मैंने आपको जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बताई थी, प्रूव करा था कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है कि फर्स्ट ऑर्डर की। देखो जीरो ऑर्डर के लिए मैंने एक इक्वेशन आपको बताई थी, क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट। ध्यान करो, नहीं ध्यान तो अपना पिछला लेक्चर एक बार उठा के देख लो, नोट्स जो आपको भेज रखे हैं वो देख लो। तो ये लाइन कैसी है बेटा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो y एक्सिस पे क्या दिखा रखा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए है, और x एक्सिस पे क्या लिया है, टाइम लिया है, और ये स्लोप की वैल्यू है। तो स्लोप कैसा है बेटा, नेगेटिव स्लोप। स्लोप की क्या वैल्यू है, स्लोप की वैल्यू है माइनस के, यानी कि डिक्रीज हो रही है वैल्यू, यानी कि स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप है। देखो ऊपर से हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट की वैल्यू y एक्सिस पे कितनी हो जाएगी, ये नोट हो जाएगी जो रिएक्टेंट। तो बेटा इस रिएक्शन में देख, इसमें ग्राफ में देखना कि ए और कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कैसा ग्राफ है, इसमें लीनियर ग्राफ है, और जिसमें स्लोप कैसा होगा, स्लोप कैसा है बेटा, नेगेटिव स्लोप, और ग्राफ कैसा है, लीनियर। अब है अगर कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की हो जाती है, रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर की अगर रिएक्शन है, तो वहाँ ना आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मैंने कराया था फर्स्ट ऑर्डर का, क्या होता है, के इज इक्वल टू 2.303 बाय टाइम लॉगरिथम ऑफ ए नोट बाय ए, ये बताया था। और मैं लिख सकता हूँ ना के टी, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ के टी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 2.303 डैट इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ ए नोट माइनस लॉगरिथम ऑफ ए। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो बेटा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लॉगरिथम ऑफ ए को मैं इधर ले गया, और ये प्लस की वैल्यू थी तो माइनस की होगी, माइनस के टी बाय 2.303, और ये वैल्यू प्लस की है, लॉगरिथम ऑफ ए नोट। अब देखो ग्राफ प्लॉट करो किस किस के बीच में, लॉगरिथम ऑफ ए के बीच में और टाइम के बीच में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो ग्राफ प्लॉट अगर हम करें किस किस के बीच में, लॉगरिथम ऑफ ए के बीच में और
ये वाई एक्सिस पे लोगरिथम ऑफ ए और टाइम के बीच में जो कि एक्स एक्सिस पे दिखाया है, स्लोप की क्या वैल्यू होगी? स्लोप की वैल्यू ये होगी भाई, इसमें स्लोप किसके इक्वल होता है? एम, और इसमें स्लोप की क्या वैल्यू है? ये स्लोप हो गया। तो ग्राफ कैसा है? लीनियर, और इसमें स्लोप की क्या वैल्यू होगी? स्लोप की वैल्यू हो जाएगी, स्लोप कैसा है? नेगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव है। स्लोप की क्या वैल्यू है? माइनस के बाय 2.303। और जो ये कांस्टेंट है इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है इसमें? इंटरसेप्ट की वैल्यू आप देखोगे लॉगरिथम ऑफ ए नोट, जो कि वाई एक्सिस पे काटता है। तो अगर इस तरह का ग्राफ आता है, लॉगरिथम ऑफ ए और टाइम के बीच में ग्राफ आता है, और स्लोप की वैल्यू अगर आपकी आ रही है माइनस के बाय 2.303, तो ये रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर की है। और अगर आपकी कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, स्लोप की वैल्यू माइनस के आती है, तो ये रिएक्शन आपकी जीरो ऑर्डर की है। यानी कि जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड है, ये इंटीग्रेटेड रेट वाला मेथड है, उसमें हम एक तो सब्सटीट्यूशन मेथड से और दूसरा ग्राफिकल मेथड से ऑर्डर बता सकते हैं। या तो ग्राफ प्लॉट करके, ग्राफ देख के किस तरह ग्राफ आ रहा है तो बता सकते हैं ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। या हम फार्मूले में जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के फार्मूले हैं, इनमें हम अलग अलग कंसंट्रेशन अलग अलग टाइम पे वैल्यू पुट करके फिर इन दोनों फार्मूले में पुट करके देखेंगे, जिसमें भी के की वैल्यू कांस्टेंट आएगी उसी ऑर्डर की रिएक्शन बनेगी। तो ये जो सब्सटीट्यूशन वाला मेथड है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। मतलब आपको बार बार ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखने हैं। उसके बाद बेटा आपके दो मेथड और बच गए, वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो आपको बताया है इनिशियल रेट मेथड, इससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम्स करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए।